राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 30 कदम में इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक देखने वाले हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बोलते हैं हिंदी में मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति से रिलेटेड इसी को ही और ज्यादा रफ लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हम लोग इसी को महंगाई बोल देते हैं। हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, फंडामेंटल थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस को देखना। तो इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति क्या होता है? जब हम लोग का मुद्रा का, अगर मुद्रास्फीति का अगर हम लोग टर्मोलॉजी देखते हैं तो जब मुद्रा के मूल्य में जब कमी आती है तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। जैसे अगर हम आज देखते हैं $1 इक्वल टू 90 रुपीज, ठीक है, $1 इक्वल टू 90 रुपीज। मतलब अगर हम लोग को $1 का कोई आइटम चाहिए, कोई वस्तु चाहिए अगर जो $1 की है, तो उसको खरीदने के लिए हम लोग को 90 रुपए देने पड़ते हैं। अगर मान लेते हैं 5-10 साल बाद, ठीक है, अगर इसका रेट ऐसा हो जाता है $1 इक्वल टू 100 रुपीज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग का जो रुपए है, जो पहले 90 रुपीज इस बात के लिए काबिल था कि वो $1 का वस्तु खरीद सके, लेकिन अभी अब क्या हो गया है? उसके मूल्य में कमी आ चुकी है। रुपए के मूल्य में जब कमी आ चुकी है ना, तो 90 रुपए अब इस लायक नहीं है कि वो $1 की चीज खरीद पाए। 100 रुपीज की जरूरत पड़ेगी ताकि हम लोग उस वस्तु को खरीद पाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या हुआ? हमारा मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब जब हम लोग देखते हैं किसी दूसरे कंट्री के करेंसी के सापेक्ष अगर हम लोग देखते हैं तो इसको बोलते हैं सापेक्षिक मुद्रास्फीति। और जब हम लोग किसी दूसरे करेंसी के बेस पे ना देख के इंडिविजुअली अगर हम लोग बात करते हैं कि रेट हम लोग का बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, या फिर हम लोग के जो भी हमारा करेंसी है उसका कीमत जो है लगातार कम होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष मुद्रास्फीति। अब ये हमारे पास दो टाइप का हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी अलग अलग प्रकार के हम लोग को मुद्रास्फीति मिलेगी, इन्फ्लेशन मिलेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक पार्ट जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको देखेंगे। और इसके बाद वाला जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इसके सारे प्रकारों के बारे में देखेंगे। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब स्लो डाउन, रिसेशन, ये सब के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही उस वीडियो में हम लोग डेटा वाले पॉइंट्स को भी एक बार देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? पैसे की सप्लाई में बढ़ोतरी, सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि, केवल खाद्य पदार्थ की कीमतों में वृद्धि और अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार। तो भाई विदेशी मुद्रा भंडार या हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो रहता है उससे हम लोग को कभी ऐसा नुकसान नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल लिखा है इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दो टॉप की बात करते हैं। एक हमारे पास सामान्य कीमत में स्तर में लगातार वृद्धि और पैसे की सप्लाई में बढ़ोतरी। इन दो बातों को समझते हैं। जब हम लोग किसी भी वस्तु का रेट देखते हैं ना, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है ना, तो वो हम लोग को एकदम सामान्य प्रतीत होता है। तो उसके प्राइस राइज का ना हम लोग को इम्पैक्ट नजर नहीं आता है, इसलिए उसको हम लोग ना मुद्रास्फीति, हालांकि उसको भी बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन का, वो भी एक टाइप है जिसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, फिर रेंगती मुद्रास्फीति बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा माइनर होती है, इसलिए उसका पता नहीं चलता है। इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग अभी नहीं लेंगे। हम लोग किसको लेंगे? पैसे की सप्लाई में बढ़ोतरी, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है ना, जैसे मान लेते हैं आपके पास ही बोल देते हैं, अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए हैं तो आप उस हिसाब से खर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपके अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए हैं तो आप उस हिसाब से खर्च करेंगे। तो जैसा जैसा हम जितना हमारे पास पैसा रहता है ना, मार्केट उस हिसाब से हम लोग वहां पर चेंजेस हम लोग को वहां पर दिखाई देते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग के पैसों की सप्लाई में इंक्रीमेंट अगर हम लोग को दिखाई दे देता है ना, तो वहां पर भी मार्केट जो है उस हिसाब से मैनिपुलेट हो जाता है, उस हिसाब से चेंज हो जाता है और हम लोग को लगातार मतलब रेट जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में किसे शामिल नहीं किया जाता है बोल रहे हैं? कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या चीज को बताता है? पहली बात तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ईंधन, खाना, यहाँ सिर्फ बोल रहे हैं ना, ओनली बोल रहे हैं, ओनली ईंधन, ओनली हमारे पास फूड बोल रहा है, ओनली फूड। और तीसरा बोल रहा है फूड एंड फ्यूल, और चौथा बोल रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये नहीं आएगा हमारे पास, ओनली वाला भी हमारा कहानी खत्म। हमारा राइट आंसर होगा हमारा फ्यूल एंड
फ्यूल एंड फूड। ये क्या होता है कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन ऐसा चीज रहता है जो किसी भी कंट्री में जो बेसिक नीड्स की जो हमारी पास चीजें होती है उन सबके इन्फ्लेशन को नोट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोर इन्फ्लेशन। तो अगर वहां पर हम लोग को प्राइस राइज दिखाई दे रहा है, वहां पर हम लोग को इन्फ्लेशन में ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, अदरवाइज हम लोग मैनेजेबल होगा। अब यहाँ पर हम लोग फूड और फ्यूल को बस एक यही दो चीज है जिसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये समय के और सिचुएशन पे बेस्ड रहते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन को किससे मापा जाता है? तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई कंबाइंड, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हम लोग इन्फ्लेशन को जो प्रारंभिक तौर पे या फिर हमारे लिए क्या बोलते हैं मेजर करने का एक ये अलग कैटेगरी होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इसके लिए जब हम लोग सीपीआई पे बेस्ड हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, जब हम लोग इस पे बेस्ड हम लोग जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तब उसको बोलते हैं हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी डिफ्लेटर। आप लोग को आई थिंक आप लोग को याद होगा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जब हम लोग का जो जीडीपी होता है, जीडीपी के टर्म्स में इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, रियल जीडीपी और जो हमारा करंट बेस पे जो हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है उन दोनों का मतलब 100 उनके रेशियो का 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो डेटा आता है वही क्या कहलाता है? हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। चलिए, अच्छा यहाँ पर कुछ और भी चीज है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई आईडब्ल्यू बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर के लिए एक अलग सीपीआई एएल होता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इन सब को हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसलिए अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? डिमांड पुल, एक होता है हमारे पास कॉस्ट पुश और एक होता है डिमांड पुल। तो ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं, कॉस्ट पुश और एक हमारे पास डिमांड पुल, ये दोनों को समझते हैं। डिमांड पुल को बोलते हैं हम लोग मांग जनित और इसको बोलते हैं लागत जनित। जब मुद्रास्फीति कॉस्ट के ऊपर प्रभाव डालती है, मतलब हम लोग का जो, अगर हम लोग अभी साबुन की बात करें, एक सिंपल सा साबुन, कोई सा भी एक साबुन का ब्रांड है, एक टुक साबुन बनाने में मान लेते हैं हम लोग को जो कॉस्ट आ रहा है वो 5 रुपए आ रहा है। ठीक है, इसमें सारा वेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट वेंट, सारे चीज को कॉस्ट मिला के हम लोग को एक साबुन बनाने में 5 रुपए का कॉस्ट आ रहा है। मान लेते हैं 5 रुपए इसमें टैक्स लग जा रहा है, और अगर इसमें से प्रॉफिट की बात की जाए 10 रुपए का, तो हम लोग का ये जो हम लोग का प्रोडक्ट जो है हम लोग 20 रुपए में यहाँ पर बेच देंगे। अब लेकिन जो जिससे ये हमारा साबुन बना था उसके कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 रुपए और बढ़ गया। अगर हम लोग का कॉस्ट जो है 5 रुपए की जगह अगर अब 7 रुपए हो गए, अगर 7 रुपए कॉस्ट हो गया तो हम लोग को वहां पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, यहाँ पर 2 रुपए और बढ़ जाएगा और 22 रुपए। तो और राउंड ऑफ करने के लिए मान लेते हैं अगर 25 भी कर दिए तो ये क्या हो गया, हमारा रेट बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा? क्योंकि हमारा लागत बढ़ा, हम लोग का कॉस्ट बना उसको उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये होता है हमारे पास कॉस्ट पुश। और एक होता है फिर हमारा डिमांड पुल या फिर मांग जनित। मांग जनित क्या होता है? जैसे हम लोग डिमांड बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है या फिर कोई मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट, जैसे आईफोन क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, ठीक है, वहां पर प्राइवेसी बहुत अच्छे लेवल पे आप सिक्योर कर सकते हो, ऐसे करके ये एडवर्टाइजमेंट करता है हमारा जो आईफोन है। और उसी पे बेस्ड जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी प्राइवेसी का हमारा एक सवाल है और हम लोग उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और इस नाम से हम लोग कोई और ब्रांड लेने के बजाय हम लोग लेंगे आईफोन। तो इससे क्या होगा, एक लहर बनेगा कि हाँ ये आईफोन बेस्ट होता है, आईफोन बेस्ट होता है। तो उससे क्या होगा, आईफोन की जो क्या बोलते हैं मोबाइल्स का डिमांड बढ़ेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगा ना तो आईफोन वाला भी बोलेगा अभी मैं 50,000 में बेच रहा हूँ ना, तो लोग ले रहे हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको ना 55,000 कर देता हूँ, 55,000 कर देता हूँ, 55,000 कर देता हूँ, तो भी लोग लेंगे। तो इस टाइप का जो इन्फ्लेशन है वो कहलाता है हमारे पास डिमांड पुल। डिमांड के कारण बनने वाला इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है,
लागत में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉस्ट। दूसरा क्या बोल रहे हैं, मांग में अचानक गिरावट, सडन फॉल इन डिमांड, डिमांड में बढ़ोतरी होती है ना। यहाँ पर क्या, तीसरा क्या बोल रहा है, एक्सेस एग्रीगेटेड डिमांड, कुल मांग में बढ़ोतरी। यही तो हमारा राइट आंसर अभी बताया था मैं, जब मांग में वृद्धि हो जाए तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉस्ट पुश, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अभी समझाया मैं। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, राइज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट नहीं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, इनपुट कॉस्ट, ये क्या होता है, इनपुट कॉस्ट ही हमारे पास जो नॉर्मल कॉस्ट होता है ना, वो उसी में इंक्रीमेंट की बात बोल रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हाई ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन, जीरो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ, नेगेटिव इन्फ्लेशन प्लस हाई ग्रोथ। तो भाई हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब ग्रोथ कम हो रही हो लेकिन महंगाई, मतलब जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है उस स्पीड से अगर आप ग्रोथ ना करो तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन की स्थिति। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा इस बेस पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अगर हम लोग डिफ्लेशन उसका उल्टा हो गया तो महंगाई घटने लग जाए। अगर तो ये नेचुरल होता है ना, ये नेचुरल फिनोमिनन है। हम लोग अभी देखेंगे कि आर्टिफिशियली भी किया जाता है, डिसइन्फ्लेशन करके कॉन्सेप्ट होता है। आप लोगों को समझा देता हूँ मैं पहले। क्या होता है, जब हम लोग के पास, ठीक है, जब हम लोग का रेट बढ़ना स्टार्ट होता है, रेट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, हम लोग इसी को बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, ये है हमारा इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज लाती है, अलग अलग नीतियों के चलते वो महंगाई को कम करने का कोशिश करती है। तो जब गवर्नमेंट अपने से एफर्ट लगाए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसइन्फ्लेशन, इसको बोलेंगे हम लोग डिसइन्फ्लेशन। और उसके बाद फिर ये कम होते 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 मतलब ज्यादा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग का जो इन्फ्लेशन है कुछ ज्यादा ही कम हो जाए, जैसे हम लोग टारगेट बना के रखते हैं 2 to 6, 2 से 6% तक का हम लोग टारगेट बना के रखते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये डिसइन्फ्लेशन क्या है, हम लोग किए हैं खुद से। इन्फ्लेशन अपने से हुआ है, नेचुरल है, डिसइन्फ्लेशन हम लोग किए हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं अब ये नेचुरली और कम होते गया होते गया होते गया, फिर से नेचुरली हो रहा है, तो इसको बोल देंगे डिफ्लेशन, ठीक है, ये हो जाएगा डिफ्लेशन। ये लगातार लगातार कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि अरे यार जो लोअर लिमिट तो 2% है, 2% से अगर कम हो गया तो हम लोग को भी नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आरबीआई अपनी पॉलिसीज लेके आएगा, ऐसी पॉलिसीज लेके आएगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो जब गवर्नमेंट या फिर आरबीआई अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं री इन्फ्लेशन। तो हमारे पास यहाँ पर 4 चीजें हैं, अगर महंगाई नेचुरली बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन, और अगर हम लोग उस इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं अपनी नीतियों के चलते, नीतियों से, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिफ्लेशन। और अगर नेचुरली अगर ये डिफ्लेट होने लग जाए, तो ठीक है, कम होने लग जाए हमारी मुद्रास्फीति, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्लेशन। और अगर बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाता है या फिर, ठीक है, हम लोग को वापस से सर्वाइवल के लिए हम लोग को क्या लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके वहां पर री इन्फ्लेशन लाती है, पुनः मुद्रास्फीति बढ़ाने का कोशिश करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेशन। अब हमारे पास यहाँ पर दिया है डिफ्लेशन, ये वाला, ठीक है, ये डिफ्लेशन ये वाला चीज को दिया है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन फूड प्राइस ओनली, मतलब खत्म, जीरो इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये दोनों ही गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा फॉल इन जनरल, जो जनरल प्राइस लेवल में है, जनरल प्राइस लेवल में कमी, अभी बताया मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन आमतौर पर इन कारणों से होता है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, एक्सेस डेफिसिट फाइनेंसिंग, बैलेंस्ड फिस्कल पॉलिसी और हाई एफडीआई इनफ्लो। जब हाई एफडीआई इनफ्लो होगा तो यहाँ पर हम लोग को हाइपर इन्फ्लेशन दिखाई नहीं देगा। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए,
ठीक है, जब ये डबल ट्रिपल डिजिट में अगर हम लोग का इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे आप अगर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में उनकी वैल्यू, जो उनकी करेंसी की वैल्यू है, इतनी ज्यादा डिवैल्यूएट हो गई है कि वहां पर अब जब वहां पर कोई सामान को लेने जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं ना, तो हम वहां के लोग नोटों को ऐसा गट्ठर गट्ठर बना बना के जाते हैं। इतना सारा उन लोग को नोट का जरूरत पड़ जाता है, मतलब नोट की कीमत में इतनी ज्यादा कमी आ गई है। ये क्या चीज को शो कर रहा है? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हम लोग का हाई एफडीआई से तो नहीं होगा, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज से भी ये नहीं होगा, एक्सेस डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, ज्यादा घाटे की फाइनेंसिंग से। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब हमारे पास ना, फॉर एग्जाम्पल एकदम रफ लैंग्वेज में समझते हैं, अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो अभी नुकसान में जा रही है, कोई पर्सन है उसके पास दो कंपनी है, कंपनी 1 कंपनी 2। अगर कंपनी 1 जो है लगातार लगातार नुकसान में जा रही है, लेकिन जो कंपनी 2 है लगातार ये आगे बढ़ रही है, और ये दोनों एक ही पर्सन के हैं, तो फिर ये क्या करेगा, ओनर क्या करेगा, इसका पैसा इसको मैनेज करने के लिए इसमें डाल सकता है पैसा। तो और गवर्नमेंट क्या करती है इसी चीज में, गवर्नमेंट ऐसा कहीं से पैसा निकाल के डाल देगी, ऐसा है, तो वो कहाँ से पैसा लाएगी? हमारी बैंकों से, हमारे ही मार्केट से पैसा उठाएगी। तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेफिसिट को कम करने के लिए जब हम लोग फाइनेंसिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसकी अधिकता ज्यादा अगर कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारा हाइपर इन्फ्लेशन के केस दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, जीडीपी डिफ्लेटर किस पर आधारित महंगाई को मापता है? जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस ओनली, कंज्यूमर प्राइस ओनली, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट और प्रोड्यूस्ड, और गवर्नमेंट प्राइसेस ओनली। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर को कहां पर देखे थे? इस जीडीपी डिफ्लेटर के लिए हम लोग को जीडीपी के नॉमिनल और रियल वैल्यू की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर, और जो जीडीपी है वो किस पे बेस्ड है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, आयातित मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन, ठीक है, वो भी कौन सा? आयातित, आयात कर रहे हैं हम लोग, उसके कारण हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या कहते हैं? घरेलू मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड में, ठीक है, यही आंसर है वैसे हमारा। घरेलू मांग में जब वृद्धि हो जाती है कि हमको चाहिए बाहर का प्रोडक्ट, ऐसे करके, तो एक तो ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, डिक्लाइन इन ग्लोबल इकोनॉमिक प्राइसेस। क्या होता है कि या तो हमारे यहाँ डिमांड बहुत बढ़ जाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हमारे पास अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखते हैं, प्राइस एकदम लो होते जा रहे हैं कोई चीज का, जैसे अगर कोई ब्रांडेड कोई चीज है या फिर कोई कमोडिटी ऐसी है जो पहले बहुत महंगे में मिल रही थी लेकिन अब कम में मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा आयात करेंगे। और जब हम लोग आयात ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उसके कारण अगर कोई मुद्रास्फीति हो जाए तो उसी को बोलेंगे हम लोग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट हमारा ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। सीपीआई इंक्लूड्स सर्विसेज, डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स सर्विसेज, WPI is used by RBI for inflation targeting। WPI नहीं किया जाता, हमारा CPI किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारी RBI जो है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में पहले समझ लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट बोलती है RBI को, ठीक है, RBI को कब बोलती है? 2015 में बोलती है कि भैया ये हमसे ना हो पा रहा, ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल करो, इस महंगाई को कंट्रोल करो। तो RBI अलग अलग बहुत सारे नॉर्म्स लेके आती है, जिसमें एक लेके आती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ये टारगेट बनाती है 4 ± 2, ठीक है, 4 ± 2। जब भी प्लस माइनस रहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। जब एक बार प्लस लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, और एक बार माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 2 मतलब 2। तो जो हमारी मुद्रास्फीति होगी, मैक्सिमम 6 होनी चाहिए और मिनिमम 2 होनी चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? हमारा RBI का मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये टारगेट अब किसके पास, ये टारगेट को अचीव करने के लिए RBI बहुत सारा काम करती है, अलग अलग वहां पर सिस्टम्स उसके पास अवेलेबल हैं। तो वो इसको मेजर कैसे करती है? क्योंकि हमारे पास एक WPI भी है, एक CPI भी है, दो टाइप के हमारे पास इंडेक्सेस हैं। तो जो RBI है ना, वो CPI के बेस पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है।
तो हमारा पहला थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत, मतलब ये दोनों खत्म हमारा। अब बारी आती है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो हमारा जो सर्विसेज जो है वो किस में इंक्लूड होता है, हमारे सीपीआई में इंक्लूड होता है। ठीक है, सीपीआई मतलब हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास दिया है ईंधन संकट के दौरान हेडलाइन महंगाई की तुलना में कोर महंगाई तेजी से गिरती है। कोर इन्फ्लेशन फॉल्स फास्टर देन हेडलाइन इन्फ्लेशन ड्यूरिंग फ्यूल शॉक्स। ठीक है, तो पहली बात तो फ्यूल्स को हम लोग बाहर के रखे हैं हमारे कोर इन्फ्लेशन से, तो ये हमारा स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो जाता है। दूसरा बोल रहे हैं फूड इन्फ्लेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन सीपीआई, तो ये बात भी गलत है भाई। तीसरा बोल रहे हैं हमारे पास कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वोलेटाइल आइटम्स, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यूपीआई के घटक हैं? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, निर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये तीनों ही हमारे डब्ल्यूपीआई के पार्ट हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग एक छोटा सा सवाल कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीपीआई में कितने आइटम्स हैं और डब्ल्यूपीआई में कितने आइटम्स हैं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सीपीआई के बारे में इन कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय सीपीआई के लिए सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी को मिलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सीपीआई का दो ठोक हमारे पास, अगर हम लोग एरिया वाइज देखते हैं तो दो कैटेगरी है, एक अर्बन है और एक रूरल है। दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड। तो पहला बात तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसका उपयोग आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय आरबीआई, बिल्कुल सही। अभी बताया था डब्ल्यूपीआई वाला को नहीं करते हम लोग, सीपीआई को करते हैं। तीसरा बोल रहा है इट इज कंपाइल्ड बाय द ऑफिस ऑफ एन इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका आकलन जो है हमारे एनएसओ द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, महंगाई के डिमांड साइड के कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, डिमांड साइड के कारण क्या क्या है हमारे पास दिया हुआ है। हाई डिस्पोजेबल इनकम, ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होना, बिल्कुल सही। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, हमारे पास टोटल इनकम में से हम लोग टैक्स को हटा देते हैं तो जो बच जाता है वही हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है। अगला है हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति कैसी हो, विस्तारवादी हो। तो ये बात भी सही है, तब इससे पैसा आता है मार्केट में। ठीक है, एक होता है हमारे पास विस्तारवादी और एक होता है संकुचनकारी। तो विस्तारवादी जो रहता है उसमें हम लोग गवर्नमेंट जो है खर्च ज्यादा करती है और संकुचनकारी में खर्च कम कर देती है। तो खर्च ज्यादा होने से मार्केट में पैसे आते हैं, खर्च कम होने से मार्केट से पैसे कम हो जाते हैं। तो हमारा ये बात भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा बोल रहा है सप्लाई चेन डिसरप्शन, तो ये तो नहीं है भाई हमारा, तो पहला दूसरा बस राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, महंगाई लक्ष्यीकरण के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला बोल रहा है भारत हेडलाइन सीपीआई महंगाई को लक्षित करता है, ठीक है। द टॉलरेंस बैंड इज ±2, तो ये गलत है भाई। टारगेटिंग फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट 2015, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा हमारे पास सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगर टॉलरेंस बैंड को अगर ये ऐसा रिप्रेजेंट करता 4 ±2, तब ये सही होता, यही हमारा टॉलरेंस बैंड है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, सिर्फ +-2 दे दिया है, तो इस बेस पे गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन, हमारा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के कारणों में शामिल है। क्या क्या है हमारे पास स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन? रिजिड सप्लाई स्ट्रक्चर, दूसरा बोल रहा है मार्केट इम्परफेक्शंस, ठीक है, मार्केट अच्छा नहीं है, उस नाम से भी हमारा जो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है। हाई लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर के प्रोडक्टिविटी के कारण ऐसा इशू तो नहीं आता है, ठीक है। प्रोडक्टिव ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव होने से तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो थर्ड तो हमारा नहीं होगा। तो थर्ड किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और हमारे पास सेकंड वाला और पहला वाला दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो मुद्रास्फीति है वो वास्तविक ब्याज दर को कम करती है। दूसरा बोल रहा है मुद्रास्फीति उधार देने वालों की वास्तविक आय को कम करती है, जो उधार देता है उसकी आय को कम करती है, ठीक बात है। ये क्यों होता है इसको समझ लेते हैं पहले।
क्या होता है, जैसे अगर आज मैं 1 लाख रुपए अपने किसी दोस्त को दिया, अगर मैं 1 लाख रुपए अपने दोस्त को दे रहा हूँ, तो अभी जो रेट चल रहा है अभी की महंगाई के अकॉर्डिंग वो 1 लाख रुपए बड़ा वैल्यू है, लेकिन वो मेरे को उसको 2 साल बाद मेरे को वापस कर रहा है। तो उस 2 साल में उस रुपए की जो कीमत कम हुई है उसके बेस पे अगर देखा जाए तो वो अभी जो मेरा 1 लाख का जो अभी अमाउंट है उस समय पे देगा तो वो 1 लाख रुपए ही देगा, लेकिन उस समय उसकी कीमत कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो उस नाम से क्या बोलते हैं, इसलिए जो देते हैं उधार वो लोग को ये महंगा पड़ता है, और जो उधार लेते हैं उनको ये बेटर, मतलब ये उनके लिए बेटर होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति वास्तविक ब्याज दर को कम करती है, वास्तविक ब्याज दर को ये क्या करती है, कम करती है। तो ये बात भी हमारा ठीक है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स पेंशनर्स नहीं, जो पेंशन, जिनको पेंशन मिल रहा है ना वो लोग के लिए फायदेमंद नहीं होती है, क्योंकि पेंशन वाले लोग को फिक्स अमाउंट मिलने वाले हैं, लेकिन महंगाई तो फिक्स नहीं है, वो तो बढ़ सकती है, वो ज्यादा हो सकती है। तो इस नाम से हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति विरोधी उपाय हैं? मुद्रास्फीति रोकने के लिए उपाय, इंक्रीजिंग रेपो रेट, जो रेपो रेट होता है उसको बढ़ाने से हमारा इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर से इन्फ्लेशन कम होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, रेपो रेट जब हम लोग इंक्रीज करते हैं ना तो बैंक जो है कम लोन ले पाते हैं, अगर बैंक कम लोन लेंगे तो देंगे भी कम, तो हमारा यहाँ पर मुद्रास्फीति थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या फिर गवर्नमेंट की जो बॉन्ड है उसको हम लोग मार्केट में बेचने जाते हैं, तो फिर क्या होता है, लोग उसको खरीदेंगे, तो लोगों के पास जो पैसा है वो कहाँ पर आ गया, गवर्नमेंट के पास, तो इससे भी हमारी मुद्रास्फीति कम होती है। ठीक बात है, पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा बोल रहा है रिड्यूसिंग CRR, CRR इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है, एक CRR होता है और एक SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR क्या होता है, हर बैंक को ना RBI के पास अपने जो पूरे कैपिटल का कुछ परसेंट जो कि चेंज होते रहता है, लेकिन हालांकि 4% के आसपास रहता है, तो उतना अमाउंट बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है। तो जो RBI के पास रखती है ना वही हमारे पास CRR है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर उसके अमाउंट को कम कर दिया जाए, मतलब अब बैंक ज्यादा पैसा दे सकता है, अगर बैंक ज्यादा पैसा दे दिया तो मार्केट में पैसा आ गया, और हम लोग को मार्केट में पैसा मतलब मुद्रास्फीति है, तो हमारा CRR को कम करना ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारा पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, डिसइंफ्लेशन का मतलब है महंगाई दर में कमी लेकिन फिर भी पॉजिटिव। ठीक है, डिसइंफ्लेशन मींस रिडक्शन इन इन्फ्लेशन बट स्टिल पॉजिटिव, ठीक बात है। डिफ्लेशन मींस नेगेटिव इन्फ्लेशन, ये बात भी ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहे हैं रिफ्लेशन मींस रिड्यूसिंग प्राइस लेवल टेम्पररीली। ठीक है, ये रिड्यूसिंग प्राइस लेवल ये गलत हो जाएगा। रिफ्लेशन को हम लोग अभी देखें, रिफ्लेशन क्या होता है, जब हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो RBI अपनी नीतियों के चलते महंगाई बढ़ाने का कोशिश करती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। तो उस अकॉर्डिंग तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट नहीं भी है, तो हमारा पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में महंगाई का लक्ष्य बात की है हम लोग 4+-2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में CPI महंगाई दर कौन जारी करता है, बता चुका हूँ भाई NSO करता है, तो पहले CSO करता था, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। WPI महंगाई किसके द्वारा जारी की जाती है, NSO, बता चुका हूं मैं। अगर रुपया तेजी से गिरता हो, ठीक है, अगर रुपया तेजी से गिरता है तो कौन सी महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ेगी, कोर इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग देखे हो कि हमारा जो रुपया है वो 90 रुपए से पार जा चुका है, 90 से ज्यादा हम लोग को पे करना पड़ेगा जब हम लोग को डॉलर चाहिए या फिर $1 के बराबर हम लोग को सामान खरीदना है। तो ये अगर लगातार गिरते जा रहा है ना, तो उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे आयात पे। तो जो हमारे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है और बढ़ता है। अगला है हमारे पास स्टिकी इन्फ्लेशन। स्टिकी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, रिफर्स टू सडन राइज, हाई वॉलेटिलिटी। तो ये ऐसा वाला शो तो नहीं करता है,
नो चेंज इन प्राइस, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्लो एडजस्टमेंट डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड, धीरे धीरे नीचे आना या फिर धीरे धीरे जाना ऊपर, ठीक है। तो वो दोनों ही हमारा स्टिकी इन्फ्लेशन का वो होगा, कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी 2024 के अनुसार रेपो रेट है। हम लोग को पूछ रहे हैं रेपो रेट कितना है 2024 के अकॉर्डिंग। तो एक बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन से आप लोग को दूर रहना है, इसीलिए जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला हूँ। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, रेपो रेट। जो हमारे पास रेपो रेट मतलब क्या होता है, जो हमारा आरबीआई जो है जिस रेट पे बैंकों को, वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उन सबको लोन जिस रेट पे प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट, ठीक है। तो हमारे पास ये रेपो रेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। गवर्नमेंट को जब भी ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर हम लोग को मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, तो ज्यादा लिक्विडिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये रेकमेंड करती है कि हमारा रेपो रेट को अभी कम कर या बढ़ा दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए, जैसा सिचुएशन रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चेंज होता रहता है। तो ये हो सकता है कि मैं अभी जो बताऊं वो अगले आपके एग्जाम तक में चेंज हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए इस टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। पहले ऐसा होता था कि रेपो रेट पूछ देता था, अब सेंसिबल नहीं है, नहीं पूछेगा। ध्यान रखेंगे, रेपो रेट के पीछे नहीं भागेंगे, और अगर मान लो पूछा तो भी वो छोड़ने वाला ही क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस इंडेक्स पे खाने की चीजों का वजन सबसे ज्यादा है, ठीक है। हमारे पास क्या बोल रहा है, जो हमारे पास फूड आइटम्स का जो वेटेज है वो किस में ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है डब्ल्यूपीआई, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई दिया है, सीपीआई रूरल दिया है, सीपीआई कंबाइंड दिया है और सीपीआई अर्बन दिया है। तो हमारे पास ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दो का हमारे पास लिस्ट होता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों का बात करते हैं तो फिर वो सीपीआई रूरल होता है, अर्बन क्षेत्रों का बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों का बात करते हैं तो सीपीआई अर्बन में हम लोग उसको काउंट करते हैं। और जब हम लोग दोनों का ही संयुक्त रूप से हम लोग को अध्ययन करना होता है, फिर उसका डेटा चाहिए रहता है, तो उसको सीपीआई कंबाइंड के हम लोग की लिस्टिंग में हम लोग शामिल करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे सीपीआई कंबाइंड, जिसमें हम लोग अर्बन और रूरल दोनों ही सेक्शन को यहाँ पर कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में खाने की महंगाई का सीपीआई पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि खाने की चीज, खाने का जो हमारा फूड आइटम्स है उसका वेटेज कितना है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो हमारे पास 20%, 30%, 45% और 52%। तो भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45%, ठीक है। ध्यान रखेंगे, और ये ऐसे बहुत ज्यादा परसेंट को ही पूछ दे ऐसा चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखे रहेंगे 45% के आसपास में ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सीपीआई का आधार वर्ष, ठीक है, सीपीआई का पूछ रहे हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है हमारे पास डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 2000, अरे यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये 2012 है, ठीक है। इधर साइड 2012 लिखा है, 2010, 2011, 12, 2020, 21। इन जनरल हम लोग को पता रहता है कि आधार वर्ष कितना है, 2011-12, ऐसी हम लोग को ध्यान रहता है। लेकिन अगर हम लोग और उसको कैटेगराइजेशन करें तो इस बात को समझ आएगा कि 2011-12 जो है वो किसके लिए है, हमारे डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए है। और जो 2012 होता है ये है हमारे सीपीआई के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए। तो इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से आंसर लगाएंगे कि ये सीपीआई का पूछा है कि डब्ल्यूपीआई का पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2012। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूपीआई का बेस रेट। अब भी बताया मैं, ठीक है, 2011-12, और इससे पहले क्या था 2004-5 था। और ये कैसे डिसाइड किया जाता है, अगर हम लोग देखते हैं कि कोई ईयर थोड़ा स्टेबल है कंपैरेटिवली बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में, स्टेबल है, स्टेबल मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, अगर कोई ऐसा ईयर है तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग स्टेबल ईयर मान लेते हैं, और उसी को ही एक आधार बनाया जाता है, उससे बाकियों का कंपैरिजन किया जाता है। तो हमारा बेस ईयर ऐसे रेडी होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2011-12। तो हमारी इस वीडियो में हमारे पास 30 क्वेश्चन हमने किए, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।